अब हम बात करेंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब से, जो कि इस मुल्क में होने वाले बहुत सारे क्राइम्स को बड़ी डिटेल में कवर करते रहे। और बिलखुसूस अगर हम कराची की बात करें, ज़ाहिर है कराची इतना फैला हुआ है, कराची इतना बड़ा शहर है, इंसानों का एक समंदर है, तो वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं, वहाँ पे जिस तरह से क्राइम पनपता है, जैसे फलता फूलता, उस पर भी उनकी बड़ी गहरी निगाह है। और इस केस पे भी बड़ा डिटेल पे उन्होंने काम किया है। फ़हीम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी मुस्तफ़ा की वालदा मुझे कह रही थी कि मीडिया के लिए एक कत्ल जो है वो एक ख़बर है, और मैंने उन्हें समझाया कि ज़ाहिरी बात है, हम इतनी सारी चीज़ें, इतने खुद कुछ धमाके, इतना कुछ कवर करते हैं कि उसको हम खबर के सेंस में ही उसको डिस्कस करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। और आपने ऐसी कई खबरें, ऐसे कई कत्ल जो हैं वो कवर किए हैं। इस कत्ल में बाकी जो जराइम रहे हैं उससे मुख्तलिफ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के ज़माने में जब हम कहते हैं कोई जनरेशन से भी अगली कोई जनरेशन पाकिस्तान में है और जिससे हमने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं, ये कैसे मुख्तलिफ है ये वारदात? तो देखिए, अब तो हम जनरेशन बीटा की बात कर रहे हैं, वो भी अब आ चुकी है 2025 के बाद। जो लोग पैदा हो रहे हैं वो तो पता नहीं आगे जाके क्या जनरेशन होगी, लेकिन जिस जनरेशन हम और आप इस वक्त बैठ के बात कर रहे हैं, जनरेशन जी, इससे तो बहुत उम्मीदें थी। आप बिल्कुल ठीक से 15 सालों में कराची में खास तौर पे जो तालीमी इदारों में मंशियात का एक रुझान बढ़ा है इस्तेमाल का, वो सबसे ज्यादा खौफनाक था, और उसके असरात आज हमें नजर आना शुरू हो चुके हैं। दुनिया में अगर 10,000 शहर हैं तो उन 10,000 शहरों में दूसरे नंबर पर आता है किस मामले में? चर्स पीने और चर्स के इस्तेमाल के मामले में। हम्म। 42 टन सालाना चर्स कराची शहर में इस्तेमाल होती है। और अगर मैं ये कहूँ ना, मोहतात अंदाजे के मुताबिक, मैं ये नहीं कहता कि जनाब 50%, लेकिन 50% से बहुत ज्यादा चर्च जो है ना, ये वीड, ये कराची के पोश इलाकों में इस्तेमाल हो रही है। और सही। चूंकि हर दूसरा तीसरा चौथा नौजवान जो है वो यही कर रहा है, तो उसके जेर असर अब बहुत कुछ हो रहा है। एक आपका एक सर्कल होता है, उस सर्कल में नौजवान मिल बैठ के जो है ये नशे कर रहे होते हैं। इस सर्कल में और सारी चीजें जो है वो साथ साथ हो रही होती हैं, और उसके असरात जो हैं वो फिर नजर आते हैं, जैसे कि मुस्तफा आमिर केस में नजर आए। लेकिन फ़हीम, एक अगर मैं आपसे सर्कल पूछूं था। कि एक कत्ल का मुकदमा है और इसमें आपकी भी रिपोर्ट्स मैंने देखी, जो बाकी वहाँ पे फील्ड में सहाफ़ी इसको कवर कर रहे हैं, और पुलिस की बातचीत भी मैं सुन रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा फोकस, और जितनी अब दीगर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं वो मंशियात के, ड्रग्स के जो रैकेट हैं उनके हवाले से होना शुरू हो गई हैं। तो मकतूल के ख़ानदान को लगता है कि ये डाइवर्ट किया जा रहा है केस को। आपको भी लगता है ऐसे कि ये डाइवर्ट हो जाएगा केस अगर ज़्यादा तवज्जो इस तरफ चली गई? नहीं, क्यों डाइवर्ट हो जाएगा? देखिए, जो अगवा और कत्ल के का केस है वो तो तकरीबन हल हो चुका है। मुस्तफा आमिर का कत्ल अरमगान ने किया, किस अंदाज में किया, कहाँ उसे जख्मी किया, कहाँ ले जाके जो है उसने उसे जला दिया, लाश कैसे मिल गई दुरेजी पुलिस को, कैसे जो है उसके पार्टम हो गया, अज्जा ले लिए गए, लाश दफना भी दी गई। तो अगवा और कत्ल का केस तकरीबन हल हो चुका है। अलावा इसके कि अरमगान को बचाने की जो कोशिशें हैं वो साथ साथ जारी हैं। जो जज थे जाकिर हुसैन, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के मुंतजिम जज थे, उन्होंने जिस तरह का ऑर्डर पास किया वो अपनी जगह, जाते जाते वो एक और ऑर्डर भी दे गए। उन्होंने ये पूछ लिया महकमा दाखिला से कि जरा ये तो बता दीजिए कि जो नोटिफाइड पुलिस स्टेशन है उनकी लिस्ट क्या है, क्योंकि हम्म। एवीसीसी जिसने जो है अरमगान के खिलाफ केसेस बनाए हैं, उस वो तो एक नोटिफाइड पुलिस स्टेशन ही नहीं है। भाई, आप खुद जो है मुताबिक केसेस में एबीसीसी को रिमांड दे चुके हैं, उसके केसेस चला चुके हैं, और आप जाने से पहले अरमगान के केस के बाद जो है आप पूछ रहे हैं कि एक नोटिफाइड पुलिस स्टेशन है भी या नहीं है। तो इस तरह की कोशिशें हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। मुस्तफा आमिर की वालदा अगर ये समझती हैं कि इससे चीजें डाइवर्ट हो जाएंगी, तो चीजें डाइवर्ट नहीं होंगी। अब तो वक्त आया है इस केस के बाद कि जो मंशियात का, ड्रग्स का रैकेट है, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। और अगर आसिफ अली जरदारी अगर ये ऑर्डर कर रहे हैं सिंध हुकूमत को कि भाई मंशियात के मामले के ऊपर खामोश नहीं बैठना। हम्म। एक तो ये कि इस केस के जो प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर वजीर अला सिंध ने कल भी मीटिंग की है, तमाम आला अफसरान को बुलाया है, केस से मुतालिका लोगों को बुलाया है, टीम्स बनाई है। उसमें उन्होंने एक बात कही है कि प्रोसिक्यूशन जो है ना, उसको आप एक ऐसा केस बनाकर दें कि जिससे सजा हो सके। अच्छा, और ये बात मुझे मुझे बिल्कुल ठीक अच्छा है, होनी चाहिए सजा, और अच्छा, ऐसी मुझे चीजें ये भी तो आ भी बताएं। चुके हैं। हाँ, मुझे ये भी बताएं कि आप कह रहे हैं कि इकबा और कत्ल का केस तकरीबन हल हो चुका है। ज़ाहिर है अब उनके जो मुलजमान हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं वो एक तरह से दे चुके हैं गवाही। जो अरमगान के मुलाजमीन हैं, दो जो चशमदीद गवाह के तौर पर शायद आए हैं, या उन्होंने बाद में देखा सारा मामला और वहाँ मौजूद थे। लेकिन उनके वालिद साहब का जो कंडक्ट है,
जाहिर है हमने बहुत सारे ऐसे देखे देखे, मेरा नहीं ख्याल कि मैं बड़ा केयरफुली कह रही हूँ, बहुत अजीब होगा ऐसा जहाँ पे होता है कि वालिदैन चाहें कि उनके बच्चे जो हैं वो इस तरह के जराइम करें, लेकिन उनके वालिद साहब का कंडक्ट जो है वो आपको अजीब लगा। आपने बहुत सारे वालिदैन को देखा होगा, मैंने बहुत सारे वालिदैन को कचहरियों थानों में देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी पे सच्चा पर्चा था, किसी पे झूठा पर्चा था, किसी से गलती से कत्ल हो गया, किसी ने जानबूझ के किया, लेकिन ये कंडक्ट क्या है? तंजीला, एक शख्स जिसके बारे में पुलिस खुद भी कंफर्म है और इशारों किनारों में कहती भी है कि भाई वो तो खुद ड्रग रैकेट का हिस्सा है, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का हिस्सा है। वो शख्स श्रीलंका में ड्रग के केस में गिरफ्तार हो चुका है। हमारे यहाँ मसला ये आ रहा है, जो मैंने खुद भी पुलिस से भी पूछी ये बात, कि भाई अगर वो ड्रग रैकेट का हिस्सा है और आप ये कहते हो कि वो खुद क्रिमिनल है, तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है, क्रिमिनल रिकॉर्ड कहाँ है? तो कहते हैं जी वो 25 साल पहले जो है कंप्यूटराइज नहीं था सिस्टम, तो इसलिए हम अभी तक उसका रिकॉर्ड निकाल नहीं पाए, लेकिन हमें ये पता है कि उसके खिलाफ केसेस हैं। तो भाई क्या कर रहा है आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस जो सीए ने बनाया हुआ है? अगर आज आज भी आप जो है वो केसेस पुराने नहीं निकाल पाते। एक बात जो है तंजीला, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे भी याद दिलाई, आपने कहा कि वो जो दो गवाह पेश किए गए, बेसिकली मैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था ना कि अरमकान को साथ साथ बचाने की कोशिश भी हो रही है इस अगवा कत्ल केस में, वो इसी की कड़ी है। ये गवाह जो इन्होंने पेश किए हैं, देखिए होता क्या है, हम्म। प्रोसिक्यूशन जो गवाह पेश करता है वो ऐसे गवाह होने चाहिए जो टूटने नहीं चाहिए। आप अरमगान के ही मुलाजमीन को गवाह के तौर पर पेश कर रहे हैं, वो उसके जाती मुलाजिम है। आज तो वो आपके दबाव में दे देंगे बयान कि हाँ जी ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, लेकिन क्या कल जब ये केस चलेगा वो अपने बयान पर कायम रहेंगे? नहीं रहेंगे। वो हम्म। मुकर जाएंगे अपने बयान से। सबसे बड़ी बात जो है कि शरीक मुलजिम बनाना था आपने इन्हें, क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद कहा है अपने बयानात में, एतराफ किया है कि इन्होंने अरमकान के कहने पर कालीन से एंजिला और मुस्तफा आमिर के खून को साफ किया है। तो जिन्हें आपने मुलजिम बनाना था उन्हें आपने गवाह बना के पेश कर दिया है। तो अरमगान के केस को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, हम्म। लेकिन मुस्तफा आमिर की वालदा जो समझ रही है कि मंशियात के केस की वजह से बिगाड़ने की कोशिश हो रही, वो नहीं हो रही, दूसरी तरह से बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ठीक और है। यकीनन अच्छा। अगर वो वकील करेंगी, उन्हें करना भी चाहिए, अच्छा, वो एक और इन चीज पॉइंट्स के भी, ऊपर हाँ। बात करें, अगर जाके उन्हें कोर्ट में हाँ। बात करनी है, हाँ, मीडिया में बात करनी अब ये भी कुछ दावे कर रहे हैं लोग, आपके सामने ही है, बहुत सारे लोग कहानियां भी गढ़ रहे हैं, कुछ हकीकतें भी होंगी। वो कह रहे हैं जी कि मुस्तफ़ा के ऊपर भी कुछ ऐसे केसेस थे मुबैना तौर पर। अभी उनकी वालदा आपसे पहले हमसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा ऐसा कोई केस नहीं था। तो आपकी जो पुलिस से बात हो रही है, अरमगान के ऊपर भी केसेस हैं और मुस्तफ़ा के ऊपर भी केसेस हैं, क्या यही फैक्चुअल पोजीशन है पुलिस के मुताबिक? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अरमगान के खिलाफ दरख्शां थाने में, साहिल थाने में, गिजरी थाने में, एएनएफ में, कस्टम में, एफआईए में केसेस हैं। एफआईए में जो वो कॉल सेंटर चलाता था उसका केस है, एएनएफ में जो नारकोटिक्स का केस है, कस्टम में नारकोटिक्स के केसेस हैं उसके खिलाफ, साहिल में, गिजरी में, दरख्शे में हंगामा, बलवा, गाड़ी छीन के ले जाना, फायरिंग कर देना, इस तरह के केसेस हैं। वो तो एक डॉन की तरह काम कर रहा था। मुस्तफा आमिर के खिलाफ भी एक केस एएनएफ में मौजूद है, उसकी वालदा नहीं माने, लेकिन हकीकत यही है कि वो पोस्ट ऑफिस से एक पार्सल लेने पहुंचा था और जिस वक्त वो पार्सल रिसीव कर रहा था उस वक्त वहां एएनएफ ने छापा मारा था और उस हम्म। पार्सल में मनशियात थी। तो सही। ये चीजें हैं, अब इनसे एक एक इनकार। हाँ, एक आखिरी चीज मुझे बताएं। अब हम मतलब फ्रैंकली लगता है कि आपको नेटफ्लिक्स की फिल्म की स्टोरी सुन रहे हैं कि एक शहर है, उसमें एक घर में एक कॉल सेंटर भी चल रहा है। आपने जो फिगर्स कोट किए हैं दौलत के, ज़ाहिर है वो बड़े होशरुबा है। आप कह रहे हैं अगर वो खरबपति नहीं तो अरबपति तो थे। जाहिर बात है, बिल्कुल। आसपास की कम्युनिटी को भी पता होता है, हमें पता है ना, हमारे हमारे आसपास लोगों को पता है हमारी तनख्वाह कितनी होगी, हमारे पास गाड़ी कैसी होगी। तो ये क्या सीन है? ये माशरे की बेहिसी है, सोसाइटी का क्या आप रोल देखते हैं? ये पूरा केस क्या कराची में जो ड्रग्स और गैर कानूनी दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी रोकथाम में आपको लगता है कि एक माइलस्टोन हो सकता है? कुछ नहीं होना तंजीला। देखें, ये जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस केस के पहले दिन से मैं बात कर रहा हूँ कि एक पैरेलल सिस्टम है जो मौजूदा सिस्टम के साथ साथ चल रहा होता है, और यही सिस्टम बेसिकली डिसाइड करता है कि क्या होना है। और ये इतना ताकतवर सिस्टम है कि ये पुलिस हो,
हमारी अदलिया हो, हमारी गवर्नमेंट हो, उसको डिक्टेट कर रहा होता है। तो तो इस केस में ये ये जो नजर आ रहा है, ये जो मुल्जिम के वाज़ेह नजर आ रहा है, ये जो और मुल्जिम यही वजह है। हाँ, ये जो मुल्जिम के खानदान में तड़ी है और ये जो धमकी धौंस है, ये उस निज़ाम की वजह से आपको लगता है, उनको लगता है कि हम अभी भी छूट सकते हैं। सबको लग रहा है, आपको भी लग रहा है केस सॉल्व हो गया, फिर भी उनको लगता है वो छूट जाएंगे। क्या हुआ था मुंतजिम जज के सामने? अरमगान के बाप ने जाकर जज के चैम्बर में कैसे पहुंच गया वो? कैसे एक जज जो है वो पुलिस रिमांड देते देते जो है वो वाइटो लगाकर उसे जेल कस्टडी कर देता है हम्म। कि उसके सामने कोई दरखास्त नहीं है कि एफआईआर का ऑर्डर दिया जाए, वो पुलिस के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर दे देता है। एक सील्ड घर को वो खोलकर, जहां जो है वो अगवा बराए तावान का मुलजिम रहा है, जिसका मोबाइल फोन जहां से मिला है, जहां से मुलजिम फायरिंग करता रहा है, उसको खोलकर उसके बाप के हवाले करने का हुक्म दे देता है। ये सब चीजें क्या हैं? सही। ये उस पैरेलल सिस्टम की ताकत का मजहर है, जो बता रही है कि हम कितने ताकतवर हैं। ये और ये कायदे सब कुछ आजम की क्यों हुआ? तस्वीर जो वाला कामरान ये कुरैशी कायदे आजम की तस्वीर वाला, या वो जो अभी ट्रम्प की तस्वीर जिस पे लगनी है, शायद ये वो निज़ाम होगा जो चल रहा होगा। कामरान कुरैशी वहां क्यों मौजूद था? इसीलिए मौजूद था ना। और ये जो ठीक। जज साहब हैं जिन्हें अब तो ओहदे से हटा दिया गया, ये खुद एंटी नार्कोटिक्स फोर्स में जब जज थे ना, जरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 3 साल के लिए पोस्टिंग होती है एएनएफ में जज के तौर पर, महकमा दाखिला पोस्टिंग करता है। एएनएफ ने 1 साल के अंदर अंदर इनको कह दिया था कि खुदा के लिए इनसे हमारी जान छुड़ाएं, इन्हें वापस भेजें, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। ये वहां भी ड्रग कार्टेल के साथ मिल गए थे। तो ये थैंक तो यू। हाल है हमारे सिस्टम का। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। इंशाल्लाह इस जो मामला है, इसमें अभी लगता है कि बहुत सारे मज़ीद इंकशाफात भी होने हैं। फ़ॉलो अप स्टोरीज़ के लिए भी आपको ज़हमत देंगे जी।